नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है आज का कि हाल ही में 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है और आपके विकल्प हैं पीएफसी, शेल, सेल, भेल। ठीक है, तो चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। तो 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पीएफसी, और इसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलते हैं पीएफसी के बारे में जान लेते हैं। पीएफसी की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और पीएफसी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिजली क्षेत्र को समर्पित सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। तो इसका परिचय हमने जान लिया कि पीएफसी की स्थापना कब हुई और ये किससे संबंधित है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। अब जैसा कि हमने बताया कि अब कुल महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 11, और इनका नाम हमको ध्यान रखना है। जैसे भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल का मतलब पावर ग्रिड, और पीएफसी जैसा कि हमने देखा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हमें इन 11 कंपनियों का नाम ध्यान रखना है। अब हम समझ लेते हैं कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में, अब इन 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट कितना? 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का। दूसरी बात इसमें कही जा रही है या 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार, जिसे हम टर्नओवर कहते हैं। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और तीसरी बात इसमें कही जा रही है कि 15,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य, नेट वैल्यू उसकी कितनी? 15,000 करोड़ रुपए। तो इन 3 कंडीशन में से कोई अगर एक कंडीशन फुलफिल की जाती है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है। तो ध्यान रखना है इन कंडीशंस के बारे में कि उसका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अपने किस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का फैसला लिया है? और आपके विकल्प हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा उन्होंने किया है? तो जिन पैरामीटर के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का आकलन किया जाता है, उस पे सरकारों द्वारा अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर डाटा के साथ हस्तक्षेप किया गया और इसी के संदर्भ में विश्व बैंक ने ये निर्णय लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा, पीएफसी द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पीएफसी। पीएफसी के बारे में अभी हमने पढ़ा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये जो यूरो में जारी ग्रीन बॉन्ड है, इसकी अवधि है 7 वर्ष और इसका मूल्य है 300 मिलियन यूरो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अवधि क्या है इसकी और इसका मूल्य क्या है। भारत में यूरो में जारी ये पहला ग्रीन बॉन्ड है, ये ध्यान रखना है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भारतीय एनबीएफसी कंपनी द्वारा भी ये जारी पहला बॉन्ड है। क्या महत्व है इसका? यूरो में अगर बॉन्ड जारी किया गया तो इसका महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही टैलेस प्राइवेट लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? बिरला ग्रुप, टाटा सन्स, अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। तो चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं और ये क्यों चर्चा में रहा ये भी देख लेते हैं। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया और इसीलिए ये चर्चा में रही। तो प्रश्न था कि टैलेस प्राइवेट लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? तो उत्तर होगा टाटा सन्स की। अब हम एयर इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी और 1953 ने सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया था। अब वापस इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? टाटा सन्स ने, और उसकी जो सहायक कंपनी है उसका नाम ध्यान रखना है, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वी पावर इंडिया फोरम का आयोजन किया गया है और आपके विकल्प हैं विश्व बैंक, एडीबी, एसीआई, डेवलपमेंट बैंक, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, और अगला विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी सभी के सहयोग से वी पावर इंडिया
फोरम का आयोजन किया गया है। अब हम जान लेते हैं वी पावर इंडिया फोरम का क्या तात्पर्य है। तो वी का मतलब यहाँ पर वुमेन से है, वुमेन इन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क। कब आयोजन किया गया? नवंबर 2021। किसके द्वारा किया गया? जैसे कि हमने यहाँ पर विकल्प देखे कि इसके आयोजन में विश्व बैंक भी सम्मिलित है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी सम्मिलित है, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम भी सम्मिलित है। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या उद्देश्य है इस फोरम को स्थापित करने का। तो इस फोरम को स्थापित करने का या इसके आयोजन का उद्देश्य है कि भारत में दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में प्रोत्साहित किया जाए या उस वहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका उद्देश्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, IMF द्वारा, WEF द्वारा, ADB द्वारा। तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। क्या उद्देश्य है? प्रश्न क्या था कि साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। क्या उद्देश्य है? साइबर नाम ही है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए होगा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को व्यवस्थित और बेहतर ढंग से लागू करना इसका उद्देश्य है। जैसा कि नाम है, बस महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये जाने कि ये जो साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला अनाज वितरण ATM कहाँ स्थापित किया गया है? और आपके विकल्प है गुरुग्राम हरियाणा, सागर मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात और पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है गुरुग्राम हरियाणा। अब हम इसके उद्देश्य को जान लेते हैं कि भारत का जो पहला अनाज वितरण ATM स्थापित किया गया है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और इसको किस योजना के तहत स्थापित किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम एवं पारदर्शी बनाए, यानी अनाज के वितरण को जो हितग्राही हैं वहां तक पहुंचे, ये बात को सुनिश्चित करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी इसका उद्देश्य है। जो ये मशीन लगाई जा रही है जिसे हम ATM कह रहे हैं, अनाज वितरण ATM, ये संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि भारत का पहला अनाज वितरण ATM कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा। और दूसरी बात यह है इसमें इम्पॉर्टेंट, इसका उद्देश्य जानना कि क्यों है और ये जानना कि UNWFP के तहत स्थापित की जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला ग्रीन सेज है कांडला, नोएडा, कोचीन और अगला विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कांडला। अब हम जान लेते हैं कि इसे क्यों ग्रीन सेज कहा जा रहा है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र KA स्पेशल इकोनॉमिक जोन मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटी प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का पहला ग्रीन सेज है और इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन सेज है। IGBC का यहाँ पर मतलब है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि रेटिंग देता है। तो कौन सी रेटिंग इसको मिली हुई है? प्लैटिनम रेटिंग, ये ध्यान रखना है और इसीलिए इसे पहला सेज कहा जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमेजन, जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है। तो अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? और आपके विकल्प हैं सूरत, वाराणसी, गुरुग्राम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सूरत, गुजरात। अब हम समझ लेते हैं कि अमेजन ने जो डिजिटल केंद्र की स्थापना की है उनका उद्देश्य क्या है। तो अमेजन के डिजिटल केंद्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों, जिसे MSME भी कहा जाता है, को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता प्रदान करेंगे और इसीलिए इन डिजिटल केंद्रों की स्थापना की गई है। पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया है? तो हमें ध्यान रखना है कि ये सूरत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है और आपके विकल्प हैं भारी उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर पुनः वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, यानी ये पहले भी वित्त मंत्रालय के अधीन था, अब वापस इसे वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, लेकिन अब इससे सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय हटा दिया गया तो भारी उद्योग मंत्रालय नाम बचा। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग को अब वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस की
तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।